हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है और करने वाले हैं इसके लिए व्यंजक प्रूफ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा ये बताओ, हेडिंग इंग्लिश में डालो या हिंदी में। मैं हिंदी में डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो इंग्लिश में डाल लो। इसको कहते हैं हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय सदिश विभव। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? चुंबकीय सदिश विभव। ओके सर, ओके, चुंबकीय सदिश विभव। ठीक है सर, आज करवा दो, छोड़ो मत कुछ भी याद। चुंबकीय सदिश विभव, ठीक है। चलिए क्या होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। भाई पेपर में आता है, ध्यान देना। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल्स को बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर हमारे पास डेल ए वेक्टर होगा, अगर हमारे पास डेल डॉट ए वेक्टर होगा, अगर हमारे पास डेल डॉट ए वेक्टर होगा यानी कि क्रॉस ए वेक्टर होगा, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे डेल डॉट ए वेक्टर ये बताता है आपको ग्रेडियंट। ध्यान देना, अगर ग्रेडियंट लिखना है आपको तो डेल ए वेक्टर करना पड़ेगा, कोई डॉट कोई क्रॉस नहीं आएगा। अगर डॉट आया है तो ये बताएगा डाइवर्जेंस को, अगर क्रॉस आया तो ये बताएगा कर्ल को। ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इसको समझने के लिए, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कवर करवाया। अच्छा ये बताओ, बायो सेवर्ट का नियम किसने नहीं पढ़ा है? जिसने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना। ठीक है, क्योंकि बिना बायो सेवर्ट के नियम के इसको समझना बहुत भारी पड़ेगा। चलिए बायो सेवर्ट के नियम से सबसे पहले लगा दो, इसको समझने के लिए बायो सेवर्ट का नियम आता है, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट नियम से। ठीक है, ओके, बायो सेवर्ट नियम से। भाई क्या होने वाला है बायो सेवर्ट नियम से? सर आज तो तूफान आने वाला है बायो सेवर्ट के नियम से। अच्छा ये बात है, हाँ यही बात है। चलो देखो, डाइवर्जेंस, मैंने क्या बोला, ये डाइवर्जेंस होता तो डेल डॉट वी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। यू नो, डेल डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये बोलेंगे इसको डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेयर वी वेक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर क्या चीज़ है? ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ध्यान देना, तो मैंने क्या लिया, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बायो सेवर्ट का नियम आपको बता रहा। ठीक है, चलिए वेक्टर आइडेंटिटी से मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, यानी कि किसी भी वेक्टर ए वेक्टर के लिए अगर मैं वेक्टर आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाऊं तो एक छोटा सा जो आता है ना फॉर्मूला निकल के आता है, ध्यान देना। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ, ध्यान देना, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर, ओके, और इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर कितनी होगी मेरे पास? सेकंड होगी। ये ध्यान देना, अगर मैं वेक्टर आइडेंटिटी फॉर्मूला यहाँ पे लगाए जाएं तो ये आगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर। और ए वेक्टर क्या, तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर हो सकता है। अब ये ए वेक्टर क्या, यही सारा गेम चेंजर है। ठीक है, चलिए कंपेयरिंग बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 की क्या कर दोगे, तुलना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि समीकरण 1 यानी कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड के क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, चलिए तुलना कर दो, तुलना करने पर कर दे तुलना करोगे तो देखो डाइवर्जेंस दोनों सेम है, तो बी वेक्टर किसके बराबर आएगा हमारा? बी वेक्टर किसके बराबर आएगा? ठीक है, यानी कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर। और यही जो है मैंने क्या बोला, ए वेक्टर क्या यहाँ पे हमारा गेम चेंजर है। यहाँ पर ए वेक्टर गेम चेंजर है भाई, तो सच में गेम चेंजर है। इसी ए वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर को मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, किसको? ए वेक्टर को क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय सदिश विभव, या मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है भाई, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। ओके ओके। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि आप चुंबकीय क्षेत्र को ठीक है
वेक्टर पोटेंशियल यानी कि वेक्टर विभव, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर पोटेंशियल की कर्ल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर पोटेंशियल की कर्ल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ये मैंने पहले बता दिया, ये कर्ल होती है, ये डाइवर्जेंस होता है, ये ग्रेडियंट होता है। क्योंकि इन चीज़ों को समझना बड़ा बड़ा पेचीदा मामला है। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, साथ छूटेंगे, पर आप हर बार ज़िंदगी में कुछ नया सीखेंगे, समझ गए। और नया सीखना बड़ा ज़रूरी है। ए वेक्टर को मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन क्या बताती है आपको, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक इक्वेशन का एक खेल है, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ये वाला जिसके लिए हम इतनी मारा मारी कर रहे हैं, अरे भाई जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसके लिए आप इतना मारी मारी कर रहे हो, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र जो बी वेक्टर है हमारा, छोड़ो चुंबकीय क्षेत्र एक, ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल, एक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, एक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर पोटेंशियल की कर्ल के रूप में, की कर्ल CURL कर्ल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, कर्ल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एम राइट। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर पोटेंशियल की कर्ल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यही इक्वेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब 4 यानी कि स्थायी धारा क्षेत्र के लिए ध्यान देना, 4 स्टैटिक करंट रीजन के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, 4 स्टैटिक करंट रीजन। तो आप लिख सकते हो, मैं क्या लिखूं, स्थायी धारा क्षेत्र के लिए, ठीक है, स्थायी धारा क्षेत्र के लिए, स्थायी धारा क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए, ठीक है, स्थायी धारा क्षेत्र के लिए। अब मेन पॉइंट अब आता, कर दें इसको इरेज, बोलो कर दो। चलिए लो, मैंने इसको इरेज कर दिया, बाप रे बाप, ब्लैक ब्लैक हो गया, क्यों, सही नहीं लग रहा है, इसको हटाते हैं। चलिए अब स्थायी धारा क्षेत्र के लिए एक इक्वेशन आती है बेटा, बड़ा ध्यान से देखना है, कर्ल ऑफ बी वेक्टर, कर्ल ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट जे वेक्टर, म्यू नोट जे वेक्टर, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये म्यू नोट जे वेक्टर तो है, ये है क्या चीज़, तो यहाँ पर जो जे वेक्टर है वो है करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व, और जो म्यू नोट है वो है, और होना काफ़ी नहीं होता, म्यू नोट जो है वो है क्या यार, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। म्यू नोट क्या, निर्वात की चुंबकशीलता, और जे वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। अच्छा ठीक है, लिख दें चीज़ को, जहाँ शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, बात बिल्कुल सच है, जहाँ अरे भैया यार, जहाँ लिख दो, म्यू नोट क्या है, ये बता दो यार इसको कि म्यू नोट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, ओके, निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है भाई, निर्वात की चुंबकशीलता है भाई। मैं करवा दूँ आपको पूरा डेरिवेशन, घबराने वाली बात नहीं है। मेनली काम यहाँ तक हो गया, इसकी डिफाइन आपने इसकी परिभाषा निकाल दी कि चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर पोटेंशियल की कर्ल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये आगे का पोजीशन हल कर रहे हैं हम स्थायी धारा क्षेत्र के लिए, तो जहाँ म्यू नोट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है सर, और जे वेक्टर क्या है, करंट डेंसिटी है, मतलब धारा घनत्व है, ठीक है, धारा घनत्व है। अब क्या करना है मुझे, समीकरण 3 से बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ लगा देनी है, लगा दें, ठीक है। ध्यान देना, समीकरण 3 से, ठीक है सर, समीकरण 3 से बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, कर्ल यानी कि कर्ल ऑफ बी वेक्टर की जगह आ जाएगा मेरे पास कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास कितना जाएगा बेटे, म्यू नोट जे वेक्टर, ठीक है। म्यू नोट समझ गए, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, और जे वेक्टर क्या है आपके पास, करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला, स्थायी धारा क्षेत्र के लिए, और करंट डेंसिटी एक एरिया में होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को, अब इसको सोल्व करना है आपको। अब इसको सोल्व करने के लिए ना, सबसे पहले आप लेंगे ग्रेडियंट ऑफ, ठीक है, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस डॉट ए वेक्टर, ठीक है, माइनस के लाप्लासियन ऑपरेटर इनटू ए वेक्टर, और इक्वल टू म्यू नोट जे वेक्टर,
चारे हो तो इन सब पे आप वेक्टर का यूज़ कर सकते हो। इस पे भी वेक्टर लगा दो, इस पे भी वेक्टर, इस सब जहाँ जहाँ है सब में वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने यूज़ नहीं करा वेक्टर का, कोई दिक्कत नहीं है। बस कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट को तो शो कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। चलिए माइनस डेल स्क्वायर। अब आपको पता है स्थायी धारा क्षेत्र के लिए जो इसकी वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू वो कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि स्थायी करंट के लिए, ठीक है, स्थायी, ठीक है, धारा के लिए, स्थायी धारा के लिए, ठीक है, स्थायी धारा के लिए, ठीक है। जो ये तुम्हारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 होगी। तो जहाँ पर ये है ना, जहाँ पर यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है, तो यहाँ पर अगर दोगे आप 0 रख दो। जब 0 रखोगे यहाँ पे तो ये पूरा टर्म कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस के, ठीक है, डेल स्क्वायर, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर, ठीक है। आ गया हमारा इतना। अच्छा, इस माइनस चिन्ह को इधर ले जाओ आप, तो ये आ जाएगा हमारा डेल स्क्वायर ए वेक्टर इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, और ये आ गया मेरे पास जे वेक्टर। अब ये वाली इक्वेशन चेक करो आप, यानी कि दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू पॉइसन इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पता होना चाहिए। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू, ठीक है, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ कि दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर, ठीक है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, पॉइसन इक्वेशन ही बोलते हैं इसको, पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, पॉइसन इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन कौन सी होती है भाई, यही बता दो आप। ये होती है डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह समीकरण, ठीक है, पॉइसन इक्वेशन के समान है, ठीक है। पॉइसन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ये वाली, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये इक्वेशन जो होती है वो पॉइसन इक्वेशन के समान होती है। इसका मतलब है जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलते हैं वैसे ही हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी चलते हैं, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होता। बस अंदर उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, इधर हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटोस्टैटिक्स होती है, ये होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर करा था चुंबकीय अदिश विभव, और इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं चुंबकीय सदिश विभव, यानी कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, फटाफट ऐसे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मार दो। इसके बाद करते हैं व्यंजक प्रूफ, यानी कि डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का करेंगे व्यंजक, ठीक है। ओके ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, उसका ले लिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। चलिए ओके सर, ओके ओके, हटा दें, पक्का, ठीक है। आया मुझे पढ़ने में, है इजी, अरे बहुत इजी टॉपिक होता है, आराम से समझो, कवर कर लोगे से करके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतने इजी टॉपिक आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या समझोगे, समझ समझ के समझो, प्यार से पढ़ो, आराम से पढ़ो। चलिए डाल दे हेडिंग, डाल दे भाई, चुंबकीय, हिंदी में डाल रहा हूँ मैं हेडिंग भी, चुंबकीय सदिश विभव का व्यंजक, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, चुंबकीय सदिश विभव का व्यंजक, चुंबकीय सदिश विभव का व्यंजक, ठीक है। चलो ओके सर, ओके। तो सबसे पहले एक ना परिपथ मान लो, तार मान लो, मर्जी है आपकी, मैंने माइनस प्लस लिया है, ये मैंने कोई सर्किट मान लिया है, ठीक है। और जब मैं बैटरी लगा के जब मैं धारा प्रवाहित करूँगा तो धारा प्रवाहित हो रही है इसमें आई, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इसका एक अल्पांश ले लिया मैंने। यहाँ पर क्या मेरे पास एक अल्पांश है, डीएल वेक्टर मान लिया, चलो मैंने क्षेत्र इसका, फिर इसके बाद में एक बिंदु यहाँ से ये आ गया मेरा वेक्टर पोजीशन, यानी कि आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, आर है, इस पर मुझे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना है, ठीक है, बिंदु आर पर। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, सबसे पहले मान लो, माना एक परिपथ, माना एक परिपथ जिसमें स्मॉल आई धारा, जिसमें स्मॉल आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, पहला पॉइंट, प्रवाहित हो रही है, ठीक है, हो रही है। चलिए ये लाइन मैंने लिख दी, माना एक परिपथ जिसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब बायो-सेवर्ट का नियम लगा दो, बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है, अल्पांश डीएल वेक्टर के कारण बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र निकाल लें, यानी कि अल्पांश डीएल वेक्टर के कारण बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आप फाइंड कर लो, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि भैया बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है, बायो, ओके सर,
सेवर्ल्ड के नियम से, बायो सेवर्ल्ड के, ठीक है, बायो सेवर्ल्ड के नियम से, ओके सर, बायो सेवर्ल्ड के नियम से, ठीक है। अल्पांश, जो मैंने अल्पांश लिया है ये वाला अल्पांश, ठीक है, जो मैंने अल्पांश लिया है ये डीएल वेक्टर के कारण, ठीक है, डीएल वेक्टर के कारण बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल दें, बोलो निकाल दो सर। चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा, फॉर्मूला आपको सबको पता है, सबको फॉर्मूला पता है, डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और मैं इसका वेक्टर फॉर्म लूँगा बायो सेवर्ल्ड के नियम का, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और अपोन में हो जाएगा हमारा कितना बेटा, आर क्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई हमारी, फर्स्ट हो गई बेटा, ये बड़े ज़रूरी है। तो यही तो होता है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिया हुआ। सोच रहे होगा यार ये सर बायो सेवर्ल्ड का नियम कौन सा लिखवा दिया, तो ये बायो सेवर्ल्ड का नियम जो होता है ना वो वेक्टर फॉर्म में होता है, हो गया, ठीक है, इतना हम समझ गए। बट अब जो है ना हमें एक थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखानी नहीं है, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि जो ये आर वेक्टर होता है ना, ये आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ठीक है, आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये ग्रेडियंट ऑफ माइनस के होता है, यहाँ पे ये माइनस ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना है, ये होता है, यानी कि आर वेक्टर अपॉन आर क्यू जो होता है वो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर का। अब कैसे हुआ इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं ये सोल्व करके आपको अलग से दिखा रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज़ पे, क्योंकि चीज़ थोड़ी बड़ी है, उतारना नहीं है, किसी को स्क्रीनशॉट नहीं लेना अभी, यहाँ तक रहने दो, ये अलग से मैं शो करके दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से ये जो है वो इसके बराबर आगा, क्योंकि बराबर है तो यार कैसे न कैसे तो होगा। तो सबसे पहले इस डेल का वैल्यू आप जानते हो, इस डेल की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, डेल करली बोलते हैं इसको, करली अपॉन करली एक्स, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, ठीक है, फिर डेल अपॉन डेल वाई आई के बाद जे कैफ, फिर डेल अपॉन डेल जेड के कैफ, ठीक है। ये तो हमारा किसकी वैल्यू आ गई, डेल की वैल्यू हो गई। अब आर, कोई भी आर मान लो भाई, आर वेक्टर आप मान लो, चलो मैं यहाँ मानता हूँ, कोई भी आर वेक्टर मान लो आप, कितना मान लें, एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ और जेड के कैफ, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अच्छा इसका परिमाण निकालो, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के, यानी कि आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, निकाल लोगे ना इस टाइप से ये, ठीक है। अब जैसे ही मैं रूट हटाऊंगा तुरंत मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2 मिल जाएगा, मिल गया आर का मान, ठीक है। चलिए आर का मान भी यहाँ पुट कर दो, कितना है आर का मान हमारा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर का पावर 1/2, यही तो है ना, ठीक है। ये इतनी वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है सर। लो भैया हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अब मल्टीप्लाई करो किसकी, इससे करो पहले, यार बहुत लंबा हो जाएगा ये तो कहानी। देखो ऐसा करके, अभी तो आना नहीं है किसी को भी, ध्यान देना, बता रहा हूँ सिर्फ। तो डेल अपॉन डेल एक्स, वो करना किसका है, इन भाई सब का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है सर। इसकी पावर कितनी है, 1/2 है, ठीक है। इधर हमारा आई कैफ आ जाएगा, ऐसे ही इसमें ले लो, डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, और 1 अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी, तो ये आ जाएगा हमारा कितना बेटा, जे कैफ आ जाएगा। यहाँ पे आप एक पावर 1/2 ले लो, चलो छोड़ो 1/2, इसको ऐसे रहने दो, इतनी रहने दो, चलो ऐसे रहने दो ब्रैकेट हटा के, ठीक है। फिर ऐसे तुम्हारे पास ये जे कैफ में आगा, ऐसे ही आपके पास इसमें आ जाएगा ये डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन कितना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर की पावर आ जाएगा 1/2 इंटू हमारा आ जाएगा के कैफ, ठीक है। ये इतना आ गया हमारा। अब देखो इंटीग्रेशन तो करना आता है, मतलब आपको डिफरेंशिएशन तो करना आता है, अपकलन तो करना आता ही है, हाँ ठीक है। और सबसे पहले ना इसको ऊपर लेके जाओ, ऐसा करके देखो, पहले मैं ऐसा करके दिखा दूंगा आपको, डेल अपॉन डेल एक्स ऊपर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर की पावर हो जाएगा हमारा 1/2, वो भी माइनस के। जब एक्स के सापेक्ष में अपकलन करोगे तो ये और ये दोनों जीरो होंगे, ठीक है। लाइन पे अभी बाद में करेंगे, पहले इसका कर लो पूरे का, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, तो लगा दो फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस के 1, तो माइनस के 1/2 पहले आ जाएगा, और माइनस के 1/2 माइनस के 1 कितना हो गया, माइनस के 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया माइनस के 3/2, इसको नीचे लेकर आओ तो ये हो जाएगा 1/2, और 1 अपॉन कितना जाएगा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर की पावर कितना जाएगा तुम्हारे पास, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर जब इसका करोगे आप,
क्योंकि हमने तो खाली घात का करा अभी, इसका भी होगा तो y भी 0 z भी 0, x का कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2x हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें जो मिला इसका डिफ्रेंशिएशन जो मिला हमें वो मिला कितना -1/2, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को, ठीक है। फिर मिला हमें 2x अपोन में कितना मिला बेटा x² प्लस के y² प्लस के z² की पावर कितनी आ गई हमारे पास 3/2 आ गई, 3/2 हटा दें इसको, ठीक है। सेम कहानी इसमें रहेगी और इनटू में आई कैप सेम कहानी इसमें -1/2, ठीक है। फिर मेरे पास 2y आ जाएगा यहाँ पर, एक समझ गए बाकी सब समझ जाओगे, x² प्लस के y² प्लस के z² की पावर आ जाएगी हमारे पास 3/2, ठीक है। जे कैप हो गया हमारा, फिर माइनस के 1/2 आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। फिर से 2z आएगा यहाँ पे, फिर हमारा कितना आएगा बेटा, फिर हमारा कितना आ जाएगा x² प्लस के y² प्लस के z² की पावर 3/2 आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा हमारे पास कितना k कैप आ जाएगा, ठीक है। सबका कर दिया। देखो 2 से 2 काटो, 2 से 2 काटो, 2 से 2 काट दो, तो ऊपर हमारा रह गया कितना बेटा xi कैप रह गया, ठीक है। फिर मेरे पास रह गया yj कैप रह गया प्लस के, क्योंकि माइनस में कॉमन ले लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ से ये वाला माइनस बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो xi कैप प्लस के yj कैप और प्लस के zk कैप रह गया हमारा, ठीक है। अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास x² प्लस के y² प्लस के z² की पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना ये माइनस में आ गया हमारा, फोकस करें ठीक से, काय में आया बेटा ये माइनस में आया, ओके। अच्छा अब जो है ना ये किसके बराबर है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप r वेक्टर के बराबर है भाई। ऊपर तो हमारा r वेक्टर हो गया माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया मैंने, बचा मेरे पास ये वाला। अब मैं क्या करूँगा, देखो x² प्लस y² प्लस z² है मेरे पास, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास x² प्लस y² प्लस z² का कितना जाएगा तुम्हारे पास, यानी कि ये आ जाएगा r का स्क्वायर, ठीक है। जब मैं रूट हटाऊँगा तो स्क्वायर आ जाएगा इस पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास r का स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। फिर चल रहा है मेरे पास माइनस r वेक्टर, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास r वेक्टर अपॉन r3, ठीक है, r वेक्टर अपॉन r3 आ गया। तो आप इस चीज़ को ना, आप इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, ये ध्यान देना, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू ये आ गई और r की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और उसको जब सोल्व करोगे तो हमारा सेम टू सेम ये वाला स्टेप मिल जाएगा, यानी कि ये जो है वो इसके बराबर होता है हमेशा। अब लगा लो साइंटिस्ट लोगों ने कितने अंदर से यार करके इस चीज़ को निकाला होगा, मैं खुद सोच रहा हूँ मैंने कि यार कितने हिसाब से इस चीज़ को करके सोल्व करा होगा, बट मैं इसको ना करना नहीं होता, इसमें लिखना नहीं होता, डायरेक्टली जो है ना हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, लिख देते हैं कि इतना होता। अब समीकरण 1 से अब आगे बढ़ाते हैं, समीकरण 1 से बता दिया मैंने आपको कि ऐसे ऐसे होता। अब इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 1 आ गई, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास dv वेक्टर इक्वल टू μ0 अपॉन 4 ठीक है। और हमारा कितना भाई आई में ऐसे लिखूँगा dl वेक्टर, और जो मेरे पास r वेक्टर है ना, चलो मैं इसको ऐसे लिख लूँ आई dl वेक्टर, ठीक है। और जो मेरे पास क्रॉस में तो है ही, ठीक है, वो भी काय का आई है, माइनस का है, चलो माइनस डेल 1/r, ये हमारा इतना रह गया, ठीक है, ओके। अब अगर इस माइनस को मुझे हटाना है तो ये वाला मैं पहले लिख लूँगा और ये वाला मैं क्या कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, आई इसके साथ मिला दूँगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, बस यही है। तो μ0 आई अपॉन कितना जवाब मेरे पास 4 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, देखो ये इसको मैंने ऐसे लिख लूँगा, ये डेल मेरे पास ये रहा, ठीक है, वो भी काय में 1/r में, ओके। और इनटू मेरे पास यानी कि गुणा का क्रॉस dl वेक्टर, ठीक है, ये मैंने ऐसे करके लिख दिया, इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि आप जानते हो कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर होता है माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज करी, इसका मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, a वेक्टर b वेक्टर की जगह पहुँच गया, b वेक्टर a वेक्टर की जगह पहुँच गया, डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी कि ये वाला इधर और ये वाला इधर करोगे तो चिन्ह क्या होगा हमारा, बदल जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, चलो ये जो है मेरे पास dv वेक्टर इतना आ गया, यहाँ तक समझ में आया। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई हमारे पास, सेकंड बन गई, इस सेकंड इक्वेशन का बहुत बड़ा काम है, हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ कि मैंने r वेक्टर अपॉन r की जगह ये लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, इनको अदला बदली कर दी, अदला बदली करने पे चिन्ह क्या होता है हमारा, पलट जाता। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अब इसका मान कैसे निकालोगे आप, अब वो चेक कर लेते हैं हम, ध्यान देना बेटा इसका मान निकालने के लिए। तो मैं ये ऐसे ही लिखूँगा, चलिए मैं अलग से पहले इसका मान निकाल लिया हूँ, डेल, ठीक है, 1/r, ठीक है सर, माइनस क्रॉस dl वेक्टर। चलिए इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, एक बार जो डेल है हमारा ये वाला डेल, ठीक है, वो पहुंचेगा क्रॉस dl वेक्टर,
और अपॉन आर, ठीक है, ये ऐसे पहुंच जाएगा। चलिए थोड़ा सा इधर लिखो, जगह कम पड़ रही है, क्रॉस ऐसे पहुंच जाएगा हमारा ये, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगाओ आप। अब 1/r को बाहर निकालो, ठीक है, 1/r को हमने बाहर कर लिया। फिर डेल क्लोज खाली डीएल वेक्टर, ऐसे हो सोल्व करते हैं इसको हम, ठीक है। तो एक बार डेल क्रॉस डीएल वेक्टर अपॉन आर कर दिया मैंने, क्योंकि डीएल वेक्टर को ऐसे लिखा नॉर्मली। फिर माइनस के 1/r ऐसे लिखा, डीएल वेक्टर कर दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। कितने कोऑर्डिनेट हैं भाई? 3 कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। डीएल वेक्टर नहीं होता है, डीएल वेक्टर नहीं होता, ये ध्यान देना। तो इसका मतलब है ये चीज़ जो होगी हमारी वो जीरो हो जाएगी। यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि डीएल वेक्टर जो है वो उस बिंदु, ध्यान देना, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक को, यानी कि एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, FUNCTION फंक्शन नहीं है, ठीक है, जिस पर ठीक है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है बेटा? ज्ञात करना, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है। ओके सर, ओके, तो ज्ञात करना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डेल है इसको आप ऐसा करके लिखो उल्टा करके, डेल क्रॉस डीएल वेक्टर इक्वल टू कितना जगह मेरे पास? 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया। बचा कितना? बचा भाई हमारे पास, ठीक है, डेल 1/r, ठीक है, क्रॉस डीएल वेक्टर, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ 1/r। पर कोई बात ना, शॉर्ट में बोलो, बराबर हो गया मेरे पास डेल क्रॉस डीएल वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 चेक करो कहाँ पर है, समीकरण 3 से, ओके, समीकरण 3 हमारी ये रही। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा? ये लगा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। चलिए, फिर मेरे पास आ जाएगा कितना? ये आ गया इतना, इतना आ गया, ये क्रॉस यानी कि कर्ल ऑफ डीएल वेक्टर और अपॉन का आर आ गया, ठीक है। ये हमारा इतना मिल गया हमें, ठीक है, ये इतना मिल गया हमें। अब ये किसके लिए है भाई? ये तो कहानी आधी अधूरी है, हमें लानी है पूरी कहानी। पूरी कहानी कैसे आ गई वो भी हम चेक करेंगे, अभी देखते हैं, पूरी कहानी भी लाएंगे। तो ये सिर्फ निकाला मैंने इस अल्पांश के कारण, अब निकाल लेंगे संपूर्ण परिपथ के कारण बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, या बिंदु आर पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल दे रहा हूँ मैं, शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ मैं, बिंदु आर पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, बिंदु आर पर कुल चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन पॉइंट आर ड्यू टू, यानी कि टोटल सर्किट जितना भी है हमारा। तो बिंदु आर पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो इसका भी समाकलन करो, तो समाकलन करोगे तो ये बी वेक्टर मिलेगा आपको, ठीक है, बी वेक्टर मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये हमारा बाहर मिलेगा, और भाई अंदर रह जाएगा समाकलन, ठीक है, कर्ल ऑफ डीएल वेक्टर अपॉन आर, ठीक है, ये रह जाएगा हमारा, यानी कि डेल क्रॉस डीएल वेक्टर अपॉन आर। अब इस डेल वेक्टर को क्या कर लूँगा मैं? बाहर निकाल लूँगा, इस डेल को क्या करूँगा? बाहर निकालूंगा, ठीक है। चलिए बाहर निकाल ले रहे हैं हम। तो भाई जब मैंने बाहर निकाला, अब क्यों कर रहे हैं उसका भी रीज़न होता है। बी वेक्टर क्रॉस आ जाएगा मेरे पास, तो ये रह गया मेरे पास कितना बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सरफेस इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल, ये क्या है? प्लस समाकल है ये, ठीक है। अंदर रह जाएगा मेरे पास कितना? डीएल वेक्टर अपॉन आर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल डीएल वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। अब आपको ना कुछ ये चीज़ दिखाई दे रही है। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड, और हमारे पास कितनी होती है ये इक्वेशन? कौन सी है मेरे पास? थर्ड। चलिए, हो गया इतना कंप्लीट, थर्ड हो गई। तो मैंने क्या काम करा? इस
जो मेरे पास डेल है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई कोस्टेंट है, अंदर ले गए हैं, और समाकलन डीएल वेक्टर अपॉन आर, कि बाकी तो सब कोस्टेंट है, समाकलन किसका होगा, खाली एल वेक्टर का होगा, आर का होगा, ठीक है, इन चीज़ों का होगा जो चीज़ चेंज होती हैं। चलिए कर दें इसको इरेज हम, तो समझ में आया यहाँ तक। बस कुछ नहीं करा मैंने, बिंदु आर पर कुल चुंबकीय क्षेत्र समाकलन का यूज़ करा है, ठीक है। इस मैंने डेल को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, बाकी इसको मैं अंदर ले गया हूँ, ठीक है, सेम ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, अब बताओ सर क्या करने वाले हो। अब बहुत कुछ करने वाले हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया, डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसके बाद कर दें इसको इरेज, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। चलो सर कर दे रहे हैं इसको इरेज, अब आगे बढ़ाओ इसको इरेज करके, ठीक है ठीक है। और सुनाओ सर क्या हाल है आपके। अब देखो क्या करना है मुझे, अब आपको पता होगा, परंतु बी नोट एट, परंतु हम जानते हैं कि, बी वेक्टर जो होता है ना वो बराबर होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर के, है ना, जहाँ ए वेक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है। इक्वेशन नंबर 3 है, आप 4 कर लो। अब कंपेयर बिटवीन इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 1 समीकरण 3, ठीक है, वह 4 की क्या करने पर, 4 की तुलना करने पर, चलो कर दो सब, करने पर करो बेटा, तुलना कर दो जरा, इसकी कर लें तुलना, ठीक है कर दो। तो देखो डेल की जगह डेल है, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर की जगह हमारा ये मिल जाएगा, ए वेक्टर की जगह हमारा मिल गया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल डीएल वेक्टर अपॉन के आर, ठीक है, और यही हमारा क्या है, मेन फॉर्मूला, ठीक है बेटा, यही सूत्र है किस चीज़ का, लिख दो आप, ये क्या है, ये है, ठीक है, चुंबकीय सदिश विभव, यह है चुंबकीय सदिश विभव, यह है चुंबकीय सदिश विभव का व्यंजक है, ठीक है, व्यंजक है। परंतु आपने एक चीज़ और पढ़ी है, नोट करने वाली बात है, परंतु आइडियल वेक्टर जो होता है ना हमारा, आइडियल वेक्टर वो बराबर होता है बेटे जे वेक्टर इंटू डी वी के, ध्यान देना, आइडियल वेक्टर बराबर किसका होता है, जे वेक्टर इंटू डी वी के। इक्वेशन नंबर इसको 5 कर सकते हैं आप, समीकरण 5 से। अब समीकरण 5 से मैं क्या करने वाला हूँ जल्दी बताओ, जहाँ पर आइडियल वेक्टर है वहाँ पर मैं जे वेक्टर इंटू डी वी लगा दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास आ जाएगा समाकलन, ये तो सरफेस इंटीग्रल है, इसके बाद आगा तुम्हारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा, कैसे वो देखते हैं। तो ये ए वेक्टर मैं ऐसे लिख लूँगा और म्यू नोट अपॉन 4 पाई में ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, जहाँ पर आई इंटू डी एल वैक्टर है वहाँ पे मैं लिख लूँगा जे वैक्टर इंटू डी वी, और अपोन में आर ऐसे देखता हुआ रहेगा। लास्ट फार्मूला ये आ गया हमारा, ठीक है, मेन फार्मूला ये है। और अगर जे वेक्टर करंट डेंसिटी के रूप में आप लिख रहे हो तो ये फार्मूला आ जाएगा। ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि अगर करंट डेंसिटी जे वेक्टर 0 होगी, अगर करंट डेंसिटी जे वेक्टर 0 है तो ए वेक्टर का मान भी कितना होगा, 0 होगा। ये समझ लो चीज़ को, करंट डेंसिटी अगर 0 होगी तो ए वेक्टर का मान भी 0 होगा। और जब जे वेक्टर 0 होता है तो ए वेक्टर काम नहीं करता, क्योंकि ये तो 0 है, किसी काम का नहीं होता। तो क्या होता है, जब करंट डेंसिटी जे वेक्टर इक्वल टू 0 होती है तो वहाँ पर होता है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो इसकी एक कंडीशन ये है ए वेक्टर होने की कि ए वेक्टर तभी होगा जब जे वेक्टर जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका कुछ ना कुछ मान होगा, 1 2 3 4 5 जो भी मान हो वो होगा जरूर, 0 नहीं होगा। अगर 0 हुआ तो फिर ये ए वेक्टर जो है वो बन जाता है, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल, यानी कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो इसीलिए अगर जे वेक्टर 0 है तो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल होगा, यानी कि चुंबकीय अदिश विभव होगा। और जे वेक्टर का मान कुछ ना कुछ है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा, तुम्हारे पास चुंबकीय सदिश वेक्टर होगा। ये इसकी शर्त होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ओके। तो इस लेक्चर में हमने चुंबकीय सदिश विभव पढ़ा, उसका व्यंजक प्रूफ करा। तो अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक इस टॉपिक को पढ़ो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।